ये जो कहते हैं कि हमारे माशरे में बेऔलादी का सारा जो है ना ज़िम्मेदारी औरत पे डाल दी जाती है, क्या ये वाकई औरत ही ज़िम्मेदार होती है या इसमें मेल का भी कोई इस तरह का कुछ होता है कि वो भी ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? प्रेगनेंसी होनी है ना, वो आधी मेल से होनी है और आधी फीमेल से। आधे आधे के हिस्सेदार दोनों ही हैं। प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है और प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकती है। अच्छा मैम, मर्दों में जो इनफर्टिलिटी होती है उसके कौन से फैक्टर्स हैं? क्या ये स्मोकिंग, वेपिंग या अल्कोहल, ये सारे असरात जो हैं उनके स्पर्म पे होते हैं कोई उनके? डेफिनेटली इन सारी चीज़ों का भी इफेक्ट है। ये उनके भी लाइफस्टाइल में चेंजेस है, बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस स्मोकिंग, वेपिंग, अल्कोहल इंटेक और मल्टीपल पार्टनर्स, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि जो मल्टीपल पार्टनर्स को वाले लोग होते हैं उनमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत दिखते हैं और उनके भी स्पर्म काउंट बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। बाकी तो फिर मेडिकल फैक्टर बहुत से हैं जो हम रूल आउट कर सकते हैं। तो मैम, अगर अपने इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट को इम्प्रूव करना है तो क्या उसके लिए मेडिसिन के अलावा एक्सरसाइज या वर्कआउट या इन चीज़ों से हेल्प ली जा सकती है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ओबेसिटी को, वेट को रिड्यूस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। और मेल के लिए सारी जंक फूड और ये स्मोकिंग, वेपिंग और अगर वो कोई अल्कोहल वगैरह लेता है तो सबको बंद करना। और ये जो रिलेशंस हैं इसके लिए भी मैं ज़रूर कहूँगी कि इस चीज़ को। तो मैम, आजकल एक और चीज़ ऑब्जर्वेशन में आ रही है कि औरतों में ना प्रेगनेंसी में गैप, मतलब एक बच्चे में और एक बच्चे से लेकर दूसरे बच्चे में जो गैप है वो ज़्यादा हो गया है। पहले औरतों में ऐसे नहीं था, तो इस गैप की वजह क्या है? इस गैप की कुछ तो नेचुरल वजूहात हैं और कुछ जो है वो लोग खुद विजिलेंट इतने हो गए हैं कि वो खुद से गैप करते हैं कि हमें इतने साल का गैप करना है, एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए। कुछ ख़वातीन बहुत वर्किंग होती हैं, वर्किंग होने की वजह से वो कोशिश ये करती हैं कि एक बच्चा बड़ा होगा तो सेकंड हम तब करेंगे। तो ये भी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा गैप होना भी नहीं चाहिए। फिर वही बात एज की आ जाती है कि जो आप गैप ज़्यादा करेंगे एज बढ़ती जाएगी, फर्टिलिटी के चांसेस कम होते जाएंगे। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, हार्मोन्स यूज़ करते हैं, कोई पिल्स यूज़ करते हैं, कोई आप इम्प्लांट करवाते हैं या IUCDs करवाते हैं तो उससे भी थोड़ा बहुत आपकी ना फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। तो मैम, ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ की जाती है इनका भी कोई असर होता है इनफर्टिलिटी के लिए? बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन ये बहुत लंबे अरसे तक यूज़ नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि 5-6 महीने, इससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये कि उनसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम इसलिए ज़्यादा अरसे के लिए फीमेल को नहीं देते। अच्छा मैम, अब हम बात करते हैं सी सेक्शन की। ये दूसरा बड़ा मेजर मसला है, बहुत बड़ा मेजर है। हाँ जी। तो पहले ज़माने में देख लें, हमारी माएँ हैं, उनमें जो था कि उनके इतने बच्चे भी हो रहे हैं तो सी सेक्शन के बगैर हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं, सारे बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं। तो ये सी सेक्शन तो तब होता था कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है कि सी सेक्शन करना पड़ रहा है। तो अब जो है हर केस ही सी सेक्शन से हो रहा है, इसकी क्या वजह है? जी अरूज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये दिल को लगता है जाके ना कि सी सेक्शन का रेट आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। उसमें कुछ तो पेशेंट के फैक्टर हैं, कुछ डॉक्टर के फैक्टर हैं और कुछ वाकई ही मेडिकल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रांसवर्स लाए है, प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा ब्रक्शो है, या इस तरह के कुछ और रीज़न्स हैं, CPD है, जो वाकई एक ऐसे इंडिकेशंस हैं कि जिसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, उसमें तो सी सेक्शन करना ही करना और वो नॉन है। लेकिन रेट बढ़ जाने की एक वजह ये भी है, नंबर 1 तो ये कि अब ख़वातीन भी विजिलेंट हो गई हैं, वो शुरू से डॉक्टर के पास जा रही होती हैं और हर चीज़, हर कॉम्प्लिकेशन का डॉक्टर को भी पता चल रहा है और पेशेंट को भी पता चल रहा है और बहुत पहले पता चल जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। इसको हम पहले ही सी सेक्शन से सेफली निकालते हैं।
पहले ज़माने में क्या होता था कि घर पे ही दाइयाँ नहीं है और घर पे, अब आप कुछ परसों मेरे पास एक पेशेंट आई थी, आप यकीन करें कि इतनी सीवियर सीपीडी उसे, और दाई उसे परसों से कही जा रही है कि यार बच्चा होने ही हो जाना, ऐसा होने ही हो जाना, 2 मिनट हो जाना, 3 दिन से हुआ नहीं। और उसको मेरे पास लेके आए तो पता चला उसकी कॉर्ड अराउंड द नेक थी, सीपीडी थी, और वो नॉर्मल होने वाला ही नहीं था। पहले ज़माने में ये होता था कि दाई को घर बुलाया जाता था, दाई इसी तरह के टेवे लगाती थी, 15-15 लोगों के बच्चे होते थे, 3-4 जो है इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस में मर भी जाते थे, 10-12 बच भी जाते थे, इसलिए उन्हें कुछ फील ही नहीं होता था। मतलब ये नॉर्मल था कि पैदाइश के दौरान बच्चा मर गया, नॉर्मल था कि पैदाइश के दौरान माँ मर गई, और ढेर सारे बच्चे भी होते थे। अब ये है कि चूँकि सारे बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा उससे भी वो गेन करती हैं, डॉक्टर्स भी साथ साथ देख रहे होते हैं, तो इंडिकेशन हमें पहले ही पता चल जाती है कि ये होना ऑपरेशन। तो बजाय इसके कि उसको नॉर्मल की तरफ लेके जाएं, प्रॉब्लम में पेशेंट को डालें, प्रॉब्लम में बच्चे को डालें, पहले से। तो क्या हर औरत में ही इतनी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं कि उनका सी सेक्शन ही होना ज़रूरी है? हर औरत में नहीं आ रही, लेकिन डिटेक्शन जल्दी हो रही। पहले पता ही नहीं चलता था कि ये मसला है, उसको भी नॉर्मली ट्रायल दिया जाता था। जब दाई करेगी तो नॉर्मली करेगी ना, वो क्या करेगी, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती। जो हो गया हो गया, जो ना होया मर गया। समटाइम तो होता है ना, बेबी ब्रीच होता है, वो पोजीशन उसकी उल्टी होती है, बताइए इनमें तो करना तो उसमें तो दाई वाला काम वो कैसे उसको ठीक करती होगी? वो कुछ नहीं करती, वो होने देती है। तो जो कुदरत की तरफ से आ गया वो आ गया, जो रह गया वो प्रॉब्लम में चला गया। अब कुछ हमारी जो लड़कियां हैं, वही मैं आपको बताऊंगी कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि बहुत सेडेंटरी हो गया, और पेन भी लड़कियां बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाह रही। बहुत सारी लड़कियां तो खुद आके कहती हैं कि हमने ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं करना, बिकॉज हम इतने पेन नहीं ले सकते। फिर नॉर्मल डिलीवरी में आपको सुबह से शाम तक, और कभी कभी तो पूरा दिन बैठना पड़ता है, सारा दिन पेन्स लेनी पड़ती है। तो आजकल की लड़कियां उतनी पेन नहीं लेती। वही बात आपके वाली के पहले पेन्स भी लगी रहती थी, लोग काम भी करते रहते थे, जब होना होता था तब हो जाता था। अब ये है कि सारी फैमिली में एक क्योस आ जाता है, उसको दर्दें आ रही हैं, हो नहीं रहा। तो बीइंग डॉक्टर्स लोग रिस्क भी नहीं लेते, के बजाय इसके कि सारा दिन देखें। डॉक्टर्स भी फिर कहते हैं कि ऑप्शन देते हैं कि आप फिर सिजेरियन करवा लें। अगर आपने इसी तरह पैनिक क्रिएट करना है कि हो नहीं रहा, तो आप इसको सिजेरियन कराएं ताकि जल्दी फारिग हो जाए। तो इसमें डॉक्टर के लिए भी कोई आसानी वाला मामला होता है कि वो सी सेक्शन को प्रेफर करती है नॉर्मल से? डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं, डेफिनेटली यू आर वेरी राइट, कि वो अपनी आसानी देखते हैं कि सी सेक्शन जो है वो हाफ एन आवर में हो जाना है। नॉर्मल के लिए 24 घंटे डॉक्टर को ऑन कॉल रहना पड़ेगा कि वो पेशेंट है, और फिर एंड पे कोई पता नहीं कि वो हो भी कि नहीं। एक ये भी तो है ना कि सी सेक्शन के ज़रा वो पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं नॉर्मल के। मिसकॉन्सेप्ट में इसलिए कहूँगी कि जो डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं वो इस लेवल पे हैं कि उन्हें बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसे के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डॉक्टर, वो छोटे लेवल के डॉक्टरों तो बात और है, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उन्हें पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़रूरत होती है कि उनका बच्चा और माँ, दो जो जिंदगियाँ उनके हाथ में हैं वो ठीक है। तो सी सेक्शन में बहुत सेफ्टी है, और नॉर्मल डिलीवरी जो प्रोलॉन्ग होती जा रही है, एंड पे बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाए, बच्चे में प्रॉब्लम्स आ जाए, बच्चे को नर्सरी भेजना पड़े, माँ की हेल्थ हो जाए, पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेसेस हैं माँ पे भी और बच्चे पे भी। तो डॉक्टर्स इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सजेशन। तो मैम सी सेक्शन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं औरत के लिए जो सी सेक्शन से ही उसकी डिलीवरी हो रही है? तो इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं उसकी ओवरऑल हेल्थ पे? हाँ, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये भी एक बड़ा है लोगों को कि शायद सी सेक्शन हुआ है, हड्डी में टीका लगा है। सबसे बड़ी बात तो हड्डी में टीके की, वो जो बैक जो लगता है, बैकबोन में लगता है, वो सबको मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि वो हड्डी में टीका नहीं लगता। वो टीका जैसे हमारे हाथ पे कोई ड्रिप लगती है तो 2 हड्डियों के दरमियान में हम वेन में लगाते हैं, इसी तरह पीछे कमर में भी 2 हड्डियों के सेंटर में सुई लगाते हैं, और वो इतनी बारीक सुई होती है कि जो आम ड्रिप की सुई है उससे भी बहुत बारीक है, और उसका कोई नुकसान नहीं।
लेकिन ये हमारी औरतों के जहन में नक्श हो गया है कि बस हड्डी में टीका लगा है तो हमारी तो कमर ही सीधी नहीं, कंफर्म्ड है कि बस अब हमारी कमर खत्म हो गई। तो इसके वाकई कोई नो नॉट एट ऑल, इसका ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और ये कोई मसले वाली बात नहीं है। अब तो हमारे जो एनेस्थिस्ट हैं वो भी बहुत एक्सपर्ट हैं, और सी सेक्शन के बाद अब तो स्टिचेस भी इतने अच्छे वो सबकुटेनियस होते हैं तो वो नज़र भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरीज जो बड़ी पेनफुल, और अब मैं ये कहूँगी कि जो सही हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे अरेस्ट हो गया है, जिसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत बड़ी एपिजियोटमी करनी पड़ती है। तो मैम अगर एक दफ़े सी सेक्शन हो गया एक लेडी का, तो क्या उसकी दोबारा से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं या सी सेक्शन के साथ ही बच्चे होंगे? हाँ, ये मैं आपको ये बताऊं कि अगर पहला सी सेक्शन हुआ है और उसके बाद अगले बच्चे में और पहले में 3 साल का गैप है तो दूसरा बच्चा नॉर्मल हो सकता है। अगर उससे लेकिन पहले 3 साल से कम के गैप में हम नहीं, कभी भी नहीं कहते कि आप नॉर्मल करवाएं, बिकॉज उसमें जब पेन आती है तो स्कार जो है वो स्ट्रेच होता है, स्कार के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा तो हो सकता है, लेकिन 2 सी सेक्शन के बाद तीसरा नॉर्मल नहीं हो सकता, फिर तीसरा सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ जो 2 दफ़ा कट जाएगी वो थोड़ी सी वहाँ पे स्कार और वीक हो जाएगा, फिर उसके रप्चर होने के चांसेस। ठीक है। ओके मैम, आखिर में आप ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी कि उनकी इनफर्टिलिटी रेशो जो है वो अपनी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकती हैं? सबसे जो बेस्ट सजेशन मैं देना चाहूँगी कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। माँओं को कहना चाहूँगी कि बेटियों की ट्रेनिंग करें, उन्हें आदत डालें कि वो मूव करें, एक्सरसाइज करें, अपने वेट को रिड्यूस करें। और उससे भी बड़ी एक बात जो मैं पहले कहना भूल गई कि हमारी लाइफ में स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा हो गए। स्ट्रेस पहले भी होते थे, लेकिन शायद पहले के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी या उनके पास इतना व्यू नहीं था कि वो स्ट्रेस को समझ सकते। अब जो ही शादी होती है स्ट्रेसेस शुरू हो जाते हैं, कभी सास का प्रेशर है, कभी मियाँ का प्रेशर है, कभी नंदों का है, कभी सोसाइटी का है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इनफर्टिलिटी में, हार्मोनल इम्बैलेंस में। तो काइंडली अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को स्ट्रेस से भी दूर रखें, उन्हें रिलैक्स माहौल फराहम करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, उन्हें अपने घर का हिस्सा समझें, उन्हें अपनी बेटियों के लेवल का समझें, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और डाइटरी इनटेक तो ऑब्वियसली है ही है कि हेल्दी फूड में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, इंशाल्लाह इनफर्टिलिटी और सी सेक्शन दोनों से बची रहें। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही आज ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन से आगाह किया। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रही थी कि इनफर्टिलिटी इसकी रेशियो बढ़ने की वजह हमारी अपनी ही कुछ मिस्टेक्स हैं कि हमने अपना लाइफस्टाइल शिफ्ट कर दिया है, हमने अपने लाइफस्टाइल को नेचर से हटा लिया है, अपना स्लीपिंग पैटर्न, अपनी डाइटरी जो शिफ्ट कर ली है, हमारी जंक फूड, हमारी लेट नाइट जो हम खाने खाते हैं उसकी वजह से जो हमें इश्यूज़ आते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उसकी वजह से PCOS और ये इरेगुलर पीरियड्स, ये सारे मामला जो हैं ये इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। दूसरा मैसेज ये है कि बेऔलादी की वजह जो है वो सिर्फ़ उसकी ज़िम्मेदार औरत नहीं है, उसका ज़िम्मेदार मर्द भी इक्वल है। तो मर्दों के लिए भी ये पैगाम है कि वो अपने भी टेस्ट करवाएं और औरतों को इतना प्रेशराइज़ ना करें, उनको स्ट्रेस फ्री लाइफ दें, उनको रिलैक्स रखें, उनको कंफर्ट जोन दें, क्योंकि अगर आप उसको स्ट्रेस देंगे तो वो स्ट्रेस में आके उसका जो हेल्थ सिस्टम है, प्रोडक्टिव सिस्टम है, वो ख़राब हो सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।